नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जुनून सिविल सर्विस में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग बीपीएससी के जीएस मेंस पेपर 1 में जो स्टैटिस्टिक्स का सेक्शन होता है उसके अंदर कैसे हम लोग 72 में से 72 मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्टैटिस्टिक्स के सेक्शन में 4 क्वेश्चंस आते हैं जिसके अंदर हमें 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। बट बहुत बार ऐसा देखा गया है या मैं देखा है कि लोग ओवर कॉन्फिडेंस में या अंडर कॉन्फिडेंस में या लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से इन इस सिंपल सेक्शन को जिसके अंदर हम लोग फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, सिंपल मिस्टेक्स कर देते हैं और जिसकी वजह से लोग फुल मार्क्स को नहीं ला पाते। तो आज हम वो 7 स्टेप्स देखेंगे और वो स्ट्रैटेजी देखेंगे जिसने मुझे बहुत हेल्प किया था अपने अपने एग्जाम के दौरान में फुल मार्क्स स्कोर करने में और मेंस पास करने में। तो आज मैं आपके साथ वो सारे 7 स्टेप्स और स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा और मुझे ये पूरा विश्वास है कि अगर आप ये स्ट्रैटेजी और स्टेप्स को अगर अपनी प्रिपरेशन में और प्रैक्टिस में अगर आप इंक्लूड करेंगे तो आपको भी इससे काफ़ी फायदा होगा। तो चलिए इस चीज़ को हम शुरू करते हैं। तो जब मैं इसको शुरू कर रहा हूँ तो मैं आपके साथ पहले एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप इस चीज़ की इंपॉर्टेंस और गंभीरता को समझ सकें। तो जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो मेरे एक मित्र थे, उन्होंने मुझे एक कहानी बताई अपने मित्र के साथ की, तो उससे मुझे उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि जब वो प्रिपेयर कर रहे थे साथ में तो उनके एक फ्रेंड थे, वो दोनों साथ में ही प्रिपेयर करते थे। उन दोनों का बैकग्राउंड भी सिमिलर था, दोनों इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे, दोनों काफ़ी इंटेलिजेंट थे, दोनों की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी सेम थी, बुक्स भी सेम ही थी, सारा नोट्स वगैरह सारी चीज़ सिमिलर थी। बट इसके बावजूद मेरे फ्रेंड का हो गया था मेंस और उनके फ्रेंड का नहीं हो पाया। तो इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न बहुत ही सिंपल था साहब। उनके जो फ्रेंड थे वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे अपने क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि शायद ये बहुत इजी सेक्शन है और उन्हें ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी उस बैकग्राउंड से है। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि फाइनली उन्होंने एग्जाम में 3 या 4 सब पार्ट गलत कर दिए और उनका एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा रिजल्ट पर और उनका मेंस नहीं हो पाया। और भी रीज़न रहे होंगे उनके नहीं पास करने में, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था। तो इससे मैं आपको क्या सिग्निफाई करना चाहता हूँ कि इस चीज़ को सेक्शन को चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, चाहे मैथ्स बैकग्राउंड से हो, चाहे किसी भी बैकग्राउंड के हो, इस चीज़ को आप लाइटली मत लीजिए। क्योंकि जो जीएस का पेपर आता है बीपीएससी में, जो 6 सेक्शंस हैं, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे करंट अफेयर्स का हो, चाहे स्टेटिस्टिक्स का हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी हो, या फिर वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, सिर्फ स्टैटिस्टिक्स ही एक ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर आपको 72 में से 72 मार्क्स मिल सकते हैं। कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं होता जिसके अंदर फुल मार्क्स मिलते हैं। तो इसलिए ये 2 चीजें जो मैंने आपको बताई है, इससे आपको ये पता चलना चाहिए कि इसके अंदर आपको अगर आप एफर्ट डालोगे तो आपका मेंस पास होने का चांसेस बिल्कुल 100% हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल है। तो इस चीज को बताते हुए अब हम लोग अपने 7 स्टेप्स की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपने पहले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वो होता है रिमूविंग द मेंटल बैरियर एंड बिलीविंग इन योरसेल्फ। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पहले तो हुए वो लोग जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, जिनका मैथ्स बैकग्राउंड है, नंबर्स का बैकग्राउंड है, उनके लिए तो फिर भी थोड़ी चीजें आसान हो जाती हैं क्योंकि उनका एक बैकग्राउंड है। लेकिन प्रॉब्लम उनके साथ आती है जिनका ये बैकग्राउंड नहीं है। जैसे कि हमारे बहुत सारे दोस्त आर्ट्स बैकग्राउंड से हो सकते हैं, जिनका नंबर्स के अंदर, जिनका मैथ्स के अंदर उतना पकड़ ना हो, जिनको इतना कॉन्फिडेंस ना हो इस टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले होता क्या है कि आप कितनी भी कोचिंग ले लें, कहीं पे भी पढ़ लें, लेकिन जब तक आप इस मेंटल बैरियर को रिमूव नहीं करेंगे कि ये सब्जेक्ट आप इजीली स्कोर कर सकते हैं और आपके अंदर ये कैपेसिटी और पोटेंशियल है, जब तक वो चीज कभी भी फ्रूटफुल नहीं होगी। आपको अपने अंदर वो चीज बिलीफ लानी पड़ेगी कि ये सब्जेक्ट बिल्कुल इजी है। और मैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं सारे वीडियोस भी अपलोड करूंगा और ये मैं प्रूफ करूंगा कि ये चीज बिल्कुल इजी है। और इसके अंदर अगर देखा भी होगा पेपर आपने, तो ये देखा होगा कि कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक आते हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं आता। जो सिंपल बैंकिंग और एसएससी और नॉर्मल एग्जाम्स भी और भी एग्जाम जो हम देते हैं, जैसे सीसैट का भी पेपर अगर हम देते हैं, अगर आप और भी अदर एग्जाम्स दे रहे हैं सिविल सर्विस के, तो उसमें सीसैट का भी पेपर आता है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं उसके अंदर, ऐसी बात नहीं है। और इवन बैंकिंग एग्जाम और अदर एग्जाम्स में भी सारे सिमिलर कॉन्सेप्ट ही आते हैं, इनफैक्ट और टफ आते हैं। तो मेरे हिसाब से इससे डरने का कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो सबसे पहला जो आपको स्टेप करना है वो ये है कि आपको अपने मन के अंदर का जो भी भय है उसको हटाना है। अगर ये भय नहीं हटेगा, ये डर नहीं जाएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जब तक कोई भी स्ट्रेटेजी अगर कोई भी टीचर आपको बताएगा या कोई भी आदमी बताएगा, वो कभी भी कारगर नहीं होगी, कभी भी उसका रिजल्ट आपको नहीं दिखेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको अपने मन का डर हटाना है, अपने ऊपर बिलीफ रखना है।
तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो सेकंड स्टेप जो इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आता है वो होता है प्रैक्टिसिंग प्रीवियस ईयर्स पेपर्स एंड आइडेंटिफाइंग द की एरियाज। तो अगर अब आपने चलो तैयारी कर ली, स्टार्ट कर ली है, आपने मेंटली कॉन्फिडेंट भी हो गए हैं, आपको ये बिलीव भी हो गया है कि नहीं मैं कर सकता हूं, आपको ये चीज यकीन भी दिला दिया गया है, तो अब आप शुरू कैसे करेंगे? आपका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ होना चाहिए? तो मेरे हिसाब से अगर आप एक स्टार्टर हैं, आप एक नया एस्पिरेंट हैं, आप खुद से तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो सबसे पहला आपका स्टेप होना चाहिए कि आप एक बार पहले प्रीवियस ईयर सिलेबस उठाएं, सिलेबस को देखें, सिलेबस पढ़ें, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखें। अब प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर क्या देखना है, अगर आप देख रहे हैं, आप पूछ सकते हैं कि सर प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर क्या देखें। प्रीवियस ईयर पेपर जब आप देखें तो उसके अंदर 2-3 चीजों को आप एनालाइज करें। पहली चीज तो ये होती है कि आप ये देखें कि किस तरीके का ट्रेंड हो रहा है। पहले आप ट्रेंड को एनालाइज करें, पिछले रिसेंट 6-7 साल जो भी है उस ट्रेंड को आप एनालाइज करें और देखें कि उसके अंदर क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आपको ये पता चलेगा कि नेचर ऑफ क्वेश्चंस और क्या इंपॉर्टेंस है, वो कैसे चेंज हो रहा है, कहां आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए, अपने समय को कहां ज्यादा लगाना चाहिए, ये काम आपको पता चलेगा उस चीज से। सेकंड चीज जो आपको उससे पता चलती है कि आपको ये पता चलता है नेचर ऑफ क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जा रहे हैं। जैसा कि अगर मैं एक उदाहरण दूं तो आपको ये चीज पता चलेगी कि आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो आप सबको ये पता ही होगा कि एक क्वेश्चन पाई चार्ट का आता है, एक क्वेश्चन बार ग्राफ का आता है और 2 क्वेश्चन लाइन चार्ट के आते हैं। लेकिन आप थोड़ा और डेप्थ में जाएंगे और एनालाइज करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि नेचर ऑफ क्वेश्चन जो केस स्टडी पूछी जा रही है वो भी बहुत सिमिलर है, कॉन्सेप्ट्स तो है ही। मतलब जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो जो प्रीवियस ईयर का ही कॉन्सेप्ट उठा के धीरे धीरे डिफरेंट फॉर्म में पूछा जा रहा है, मतलब सेम ही ऑलमोस्ट केस स्टडीज हो रही है। तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ सकता है कि अगर आप एक कॉन्सेप्ट सीख लें, उस पर और प्रैक्टिस कर लें, तो आप इजिली उस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस को बना सकते हैं। मैं इस पे जल्दी ही एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं इन डेप्थ सारे क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर के एनालाइज करके आपको ये प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये बहुत ही सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट कौन से यूज हो रहे हैं। तीसरी चीज जो मैं बोलना चाहता था उसके अंदर ये था कि बेसिक फैक्ट्स कौन से यूज हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट कौन से यूज हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन डेप्थ बताऊंगा। यहाँ इस वीडियो में मेरा जो मोटिव है वो ये बताने का है, एक ओवरव्यू देने का है कि आप कैसे उस चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्या क्या आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से प्रीवियस ईयर पेपर जब भी आप देखें तो इन 3 चीजों का आप जरूर ध्यान दें। पहला, आप उस ट्रेंड को एनालाइज करें। दूसरा, नेचर ऑफ क्वेश्चंस को देखें कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और चौथा, कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट्स पूछे जा रहे हैं। अगर आप इस 3 चीजों को एनालाइज करेंगे और उसको फिर इंप्लीमेंट करेंगे अपनी तैयारी में, तो मुझे ये पूरा विश्वास है कि आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट बहुत सॉलिड हो जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए अब अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा जो आता है, पहले 2 स्टेप जो हमने देखे वो थे एग्जाम से पहले के स्टेप जो आप तैयारी के समय करते हैं। आगे के जो 5 स्टेप मैं आपको बताऊंगा वो स्टेप है जो एक एस्पिरेंट को एक्चुअली में जब वो एग्जाम में जाता है तो उसको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, ये वो स्टेप्स हैं। तो इसके अंदर भले ही एग्जाम में जाने के बाद वाले स्टेप्स हैं, लेकिन इसकी तैयारी आपको अपने प्रैक्टिस के दौरान ही करनी है, तभी इसका फायदा आपको एग्जाम में एक्चुअली मिलेगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं आने वाले। तो ये जो थर्ड स्टेप है ये बोलता है अटेम्प्टिंग द स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चंस फर्स्ट। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब हम जाते हैं अपना मेंस लिखने के लिए तो हमारे पास, जैसे अगर हम जीएस में पेपर 1 की बात करें तो उसमें 3 सेक्शंस हैं। पहला है आपका हिस्ट्री, दूसरा है करंट अफेयर्स और तीसरा है स्टैटिस्टिक्स। तो इसके अंदर हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती है कि आप पहले हिस्ट्री करें या करंट अफेयर्स करें या स्टैटिस्टिक्स करें, आप कोई सा भी क्वेश्चंस पहले कर सकते हैं। तो मेरा ये अपने एक्सपीरियंस में मुझे ये पता चला है कि आप पहले स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करें, क्योंकि उस समय इसका क्या रीजन है कि आप जब जाते हैं तो आपका दिमाग फ्रेश होता है, आप ताजा होते हैं, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होती है, जब आप लिखते हैं तो आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा होता है और आपकी एक्यूरेसी भी हाई होती है, मतलब आपकी गलत करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होती है, थोड़ी आपकी मतलब सही करने की चांसेस ज्यादा होते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, बहुत कैलकुलेशंस होती हैं, नंबर्स होते हैं, आपको दिमाग थोड़ा फ्रेश चाहिए होता है। तो अगर आप इसको आखिरी में अटेम्प्ट करेंगे तो आपके गलत करने की चांसेस ज्यादा है। तो मेरा ये सजेशन है कि आप इस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करें। इसका एक और फायदा भी है, जब आप पहले अटेम्प्ट करते हैं तो आपका ना ही सिर्फ प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, एक्यूरेसी अच्छी होगी, बल्कि आपका जो एग्जामिनर है जब वो पेपर देखेंगे कि शुरू में आपके शुरू के 10
पेजेस बिल्कुल साफ सुथरे, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, एक्यूरेसी हाई है, तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो उसका एक कैरी फॉरवर्ड इफेक्ट जो आने वाले सेक्शंस हैं और जो उनके जो एग्जामिनर होंगे जो उसको चेक करेंगे, तो भी आपको बहुत फायदा मिलेगा इस चीज का। तो मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि आप स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन को सबसे पहले अटेम्प्ट करें, ये आपको बहुत फायदा करेगा जीएस मेंस पेपर 1 में। तो चलिए चौथे स्टेप्स की तरफ चलते हैं। अब आपने मेंटली भी स्ट्रॉन्ग कर लिया, आपने तैयारी भी कर ली अच्छी, आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, आपने स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन भी पहला अटेम्प्ट कर लिया है, आपने दिमाग में रख लिया है कि अब हमें पहला करना है। तो अब आप कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, ये एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप है जो कि बहुत लोग अंडरमाइन कर देते हैं इसका इंपॉर्टेंस। जबकि ये इतना क्रूशियल स्टेप है कि अगर ये स्टेप गलत हो गया तो आपका बहुत चांस है कि आपका जो है स्टैटिस्टिक्स में आपके मार्क्स पूरे नहीं आएंगे, आपके 3 से 4 सब पार्ट गलत होने के बहुत हाई चांसेस होते हैं, और जिसका रिजल्ट ये होगा फाइनली कि हो सकता है आपका मेंस क्लियर ना हो। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही क्रूशियल स्टेप है, और इसका इंपॉर्टेंस ये है कि होता क्या है एग्जाम में कि जब आप जाते हैं और बैठते हैं स्टैटिस्टिक्स के पेपर में, तो अब आपके पास 4 क्वेश्चन है और आपको 1-2 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। तो आपके पास इतना समय नहीं होता है कि आप सब क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा सॉल्व करके देखें कि भाई कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा मैं अटेम्प्ट कर सकता हूं। तो आपको एक जजमेंट लेना होता है तुरंत कि भाई हाँ ठीक है, ये 2 क्वेश्चन मुझे सही लग रहे हैं पढ़ के और लगता है मैं इसको सॉल्व कर लूंगा। तो आपको इसकी प्रैक्टिस पहले से ही करनी है। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, तो जब भी आप प्रैक्टिस करें एग्जाम में, अपना मॉक दें, मतलब एग्जाम के पहले अपने जहां भी मॉक पेपर आप लिख रहे हैं, तो आप 4-4 का जब भी सेट सॉल्व करें तो बिल्कुल उसको ऐसे सॉल्व करें कि आपको पहले वही 2 क्वेश्चन अपने स्ट्रेंथ एरियाज को पहचानें, ताकि आप ये आइडेंटिफाई कर पाए कि आपका कौन सा एरिया स्ट्रांग है, कि आपका पाई चार्ट स्ट्रांग है, कि आपका बार ग्राफ स्ट्रांग है, या आपका लाइन चार्ट स्ट्रांग है। मैं अपना पर्सनल अगर बात करूं तो मैं पाई चार्ट और बार ग्राफ के क्वेश्चंस को पहले मैं यही 2 अटेम्प्ट करता था, क्योंकि लाइन ग्राफ के क्वेश्चंस में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि मैं अगले वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही क्रूशियल स्टेप है, और अगर ये गलत हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इस स्टेप को आप बहुत इंपॉर्टेंट माने और इस प्रैक्टिस के दौरान इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें, कि आप ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि आपके लिए कौन से वो 2 क्वेश्चन हैं जो आप इजिली सॉल्व कर पाते हैं। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान दें। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़े तो वो होता है टाइम मैनेजमेंट। तो आप हमारे पास, जैसे हम जानते हैं, हमारे पास 3 घंटे होते हैं पेपर के अंदर, और हमारे पास हमें 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं दोनों पेपर में। तो अगर हम जीएस पेपर 1 की जैसे बात कर रहे हैं, तो हमारे पास अगर हम देखें तो 3 या 4 मिनट हमारे प्रैक्टिकली चले जाते हैं, जब हमको यूज करना होता है पेपर में अटेंडेंस फिल करनी होती है, अदर डिटेल्स फीस फिल करनी होती है, उसके अंदर हमारे 3 से 4 मिनट चले जाते हैं। तो अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो हमारे पास सिर्फ 176 मिनट्स होते हैं, अगर हम इसको 4 मिनट माने। तो मेरा ये अपना इसके अंदर मेरा एक्सपीरियंस ये मेरे को पता चला है, तो कि अगर आप 176 को 8 से डिवाइड करेंगे तो लगभग एवरेज 22 मिनट्स बनते हैं। लेकिन आप इसमें अगर 30 मिनट्स तक भी देना पड़े तो मेरे हिसाब से आपको देने में इसका कोई खराबी नहीं है, क्योंकि इसका रिटर्न और इन्वेस्टमेंट बहुत हाई है, क्योंकि पहले ही हम देख चुके हैं कि इसके अंदर आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। तो अगर हम इवन अज्यूम कर लेते हैं कि आप 30 मिनट्स भी दे रहे हैं एक क्वेश्चन को, तो टोटल मिलके होता है 30 + 30 60 मिनट्स। तो अगर 176 में से अगर हम 60 मिनट्स को हटा भी लेते हैं तो भी हमारे पास बचता है 116 मिनट, और हमारे पास बचेंगे कितने क्वेश्चन, हमारे पास बचेंगे 6 क्वेश्चन जो हमें अटेम्प्ट करने हैं। तो ऑन एन एवरेज आपके पास 19 मिनट बचते हैं बाकी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, जो कि काफी होते हैं एक आंसर को लिखने के लिए। तो मेरा ये सजेशन है कि आप इसके अंदर 30 मिनट तक भी दे सकते हैं पर क्वेश्चन में, लेकिन शर्त यह है कि आप बिल्कुल उसको अच्छे से प्रेजेंट करें, अच्छे से सॉल्व करें, कैलकुलेशंस को डबल चेक करें, और अपने आंसर्स को बिल्कुल ये तय कर लें कि ये वो आंसर आपके सही आ रहे हैं। तो इसके अंदर ये टाइम मैनेजमेंट जब आप प्रैक्टिस करें जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बिल्कुल एक घड़ी ले लें और अपने घड़ी को क्लॉक करके देखें कि आप कितना समय ले रहे हैं। तो ये मेरा एक सजेशन होगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ हमारा नेक्स्ट स्टेप है, वो है प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर्स इन आंसर शीट। तो अब इसका क्या मतलब है, तो जब आप टाइम मैनेज कर रहे हैं, आपने ये भी देख लिया है कि आपको स्टैटिस्टिक्स करना है, कौन सा क्वेश्चन करना है, आपने ये भी पहचान लिया, आपने टाइम का भी एक ओवरऑल आइडिया है आपको। लेकिन अब क्या होता है कि आपको प्रेजेंटेशन जब आप करना है आंसर में, तो आंसर बुकलेट जब आप जाएंगे एग्जाम में, तब आप ये देखेंगे कि बीपीएससी की आंसर बुकलेट 36 पेजेस की होती है, उसके अंदर 36 पेजेस होते हैं। तो मैं अगर अपनी स्ट्रेटेजी की बात करूं, तो मैंने क्या किया था, मैंने ये स्ट्रेटेजी बनाई थी कि मैं 4 क्वेश्चन के अंदर 5 पेजेस लिखूंगा और 4 क्वेश्चन के अंदर 4 पेजेस लिखूंगा, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस से मुझे ये समझ में आया है कि 4 या 5 पेजेस से ज्यादा लिखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपका फिर क्या होगा कि दूसरे क्वेश्चन में आपका कम हो जाता है पेज, और वो उतना फायदेमंद नहीं होता, क्योंकि मार्क्स तो सबके सेम ही है ऑलमोस्ट, अगर ये 2 स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन को हटा दें तो।
तो मेरा ये कहना है कि आप स्टैटिस्टिक्स के जो 2 क्वेश्चन है उसके अंदर आप 5 पेजेस लें। उसका फायदा क्या होगा कि आपका जो आंसर है वो एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से साफ होगा, नीट होगा, और क्योंकि आपने पहले अटेम्प्ट किया है तो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर के ऊपर। तो आप 10 पेजेस लें, 5 पेजेस एक क्वेश्चन के लिए और 5 पेजेस दूसरे क्वेश्चन के लिए, और बाकी आप जो बाकी और दो आपके जो 2 क्वेश्चन स्ट्रेंथ होंगे आप उसके अंदर भी 5 पेजेस यूज कर सकते हैं। तो आंसर पेज मैनेजमेंट, स्पेस मैनेजमेंट और कैसे उसको मैनेज करना है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया है कि एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। तो ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है, आप इसको यूज कर सकते हैं कि आप पहले 5 पेजेस अच्छे से स्पेसिंग के साथ उसको सॉल्व करें और आंसर्स को प्रेजेंट करें। अब अगले स्टेप के और आखिरी स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, वो है रिवाइजिंग आंसर्स। अगेन जैसा मैंने बताया था कि 4th स्टेप जो है चूजिंग द राइट क्वेश्चन इन द एग्जाम, जैसे वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल स्टेप है जो कि एग्जामिनर जो कि स्टूडेंट्स नहीं करते। इसमें होता क्या है कि आपको अपने आंसर्स, जनरली स्टूडेंट्स क्या होता है, एक बार आपने निकाल दिया और आप आगे बढ़ जाते हैं, आप रिवाइज नहीं करते अपने आंसर्स को। तो मेरा ये सजेशन है जो कि मैंने खुद भी इंप्लीमेंट किया था कि 30 मिनट्स अगर आप दे रहे हैं एक क्वेश्चन को, आखिरी के 5 मिनट आप अपने आंसर के रिवीजन के लिए रखें। अब रिवीजन में क्या करना है, रिवीजन में आपको ये करना है कि आप हर कैलकुलेशन को सबसे पहले आप डबल चेक कर लीजिए, हर स्टेप के कैलकुलेशन को डबल चेक कीजिए। इसका क्या इंपॉर्टेंस है कि अगर आपका आंसर गलत आ गया फाइनल, जो कि सही आंसर से अलग है, तो आपका बहुत चांसेस है कि आपको 0 मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है कि स्टेप मार्किंग नहीं होती है। तो इसीलिए अगर आपका आंसर गलत हो जाएगा तो आपको कोई फायदा नहीं होगा उतना स्टेप सॉल्व करने का। इसीलिए आप आखिरी के 5 मिनट रखें कि आप अपने आंसर को डबल चेक कर लें, सारे आंसर्स को, जितने भी सब पार्ट्स हैं। आप आंसर को अंडरलाइन कर सकते हैं या कोई छोटा सा बॉक्स बना सकते हैं ताकि एग्जामिनर के लिए चीज आसान हो जाए पहचानना। आप जब भी आंसर, जैसा मैंने प्रीवियस पॉइंट में भी बताया था, जब भी आप आंसर स्टार्ट करें तो नए पेज से स्टार्ट करें, प्रेजेंटेशन को प्रॉपर रखें, स्ट्रक्चरिंग को प्रॉपर रखें, टेबल्स में बनाएं, आंसर का प्रेजेंटेशन अच्छा रखें, शॉर्ट में लिखें, ताकि एग्जामिनर के लिए काम आसान हो। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग रिवाइज नहीं करते और चीजों को एक स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं लिखते, एक बिल्कुल हैपेजर्ड वे में लिखते हैं, कहीं भी कुछ भी लिख देते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक सही इंप्रेशन नहीं जाता एग्जामिनर के ऊपर। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि जितना काम आप आसान एग्जामिनर का बनाएंगे उतना ये हमारे लिए अच्छा होगा, और टू द पॉइंट लिखें, स्ट्रक्चर्ड वे में लिखें। इन शॉर्ट ये 7 स्टेप्स थे जो कि मैंने ब्रीफ में आपको बताया है, और आई होप कि अगर आप ये स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपको एक्चुअली में बहुत बेनिफिट होगा। ये भले ही देखने में बहुत सिंपल लगे, बट अगर आप जब इसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। तो आई होप आपको इस वीडियो से फायदा हुआ हो, आपको फायदा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद मैं सेकंड वीडियो जो बनाऊंगा वो इन डेप्थ में बनाऊंगा, जो सिलेबस पे होगा। मैं एनालिसिस करके बताऊंगा प्रीवियस ईयर पेपर्स का कि कैसे नेचर ऑफ क्वेश्चन सेम है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स पूछे जा रहे हैं, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। और कौन से अगर हमारे फ्रेंड हैं जो न्यू स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको कौन कौन से बुक्स यूज करनी चाहिए, कैसे वो खुद से पढ़ सकते हैं, ये सारी चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में आपको बताऊंगा। तो आप इसको सब्सक्राइब करें और उस वीडियो को भी जरूर देखें। इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं बिल्कुल उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई चीज, अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो आप वो भी लिखिए। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसके बाद हम जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।